नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली जो हमने कहा था कि पेपर जो है हम सॉल्व कराएंगे, तो पेपर हालांकि हमारा अधिकतम जो है सॉल्व हो चुका है। तो हमने एक ग्रुप बनाया था जो कि UBSC का नाम से है, ठीक है। तो उसमें जो है कई लोग वहाँ पे ऐड हुए हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे अपने जो है कुछ लोगों ने PDF भी शेयर किया, तो कुछ लोगों ने अपने जो चीज़ें थी अपनी खुद की जो चीज़ें थी वो शेयर की कि सेंटर कहाँ गया है, ये चीज़ें हैं, जो कन्फ्यूज़न था वो चीज़ें क्लियर किया, ठीक है। तो ग्रुप इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि आप जो कन्फ्यूज़न हो, जो आपके एक्सपीरियंस होल्डर हैं या फिर जिनके पास प्रीवियस के पेपर है, हो सकता है क्योंकि अनेक क्षेत्रों से आते हैं तो उनके पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि हमें कहीं से भी मिल जाए, हमें पैटर्न समझ लेना है। पैटर्न समझने के बाद हमें प्रैक्टिस कर लेना है 2-4 क्वेश्चन पेपर की 2-3 घंटे बैठ करके। बाकी हमें कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। हम बार बार कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब क्योंकि लास्ट समय आ चुका है, तो लास्ट समय में सिर्फ मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें लाऊं जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ये पेपर जो है एकदम सेम टू सेम पैटर्न वाला है, ठीक है। तो उस पेपर के बेसिस पे मैं यहाँ पे एक चीज़ें जो है ग्रुप में ही भेजा गया था पेपर, मैंने खुद से नहीं बनाया है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पेपर कराता है, तो वो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में जो आंसर शीट होती है दोनों ले लेता है, ठीक है। तो इससे जो है हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है पेपर पैटर्न क्या है। हालांकि पेपर पैटर्न हमने बता दिया था पहले भी, लेकिन सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आए, ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। तो हालांकि यहाँ पे ये प्रोवाइड करा दिया गया है क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस यही आए थे। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही है या नहीं, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस है तो वो सेम टू सेम है। तो हो सकता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किसी प्रोफेसर ने इसको खींच करके सेंड कर दिया हो किसी के पास और वो शेयर करते करते यहाँ पर पहुंचा, ठीक है। तो उसको हम विशेष तौर पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि 100% ऐसे ही पेपर आने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे इस पेपर में फिजिक्स का देखेंगे और केमिस्ट्री का देखेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो आप चाहे बायो लें या फिर आप चाहे मैथ लें, तो दोनों में आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 150 क्वेश्चन होने वाले 300 मार्क्स के होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि माइनस मार्किंग हटा दी गई है, ठीक है। दूसरी बात यह है, तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि आप एग्जाम हॉल में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि अपना रोल नंबर अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। पेपर को पहले ध्यान से पढ़िएगा, पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिएगा। कौन सा आपको टॉपिक जो है सरल लगा पहले उसको सॉल्व कीजिए। मेरी मानिए तो पहले जीके जीएस कीजिए, फिर रीजनिंग का कीजिए, फिर हो सके तो फिजिक्स का कीजिए, फिर केमिस्ट्री का कीजिए। लास्ट में जो है जल्दी जल्दी ये कर लीजिए। इसके बाद लास्ट में जो है मैथ्स के लिए टाइम बचा के रखिए, तो उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है, बीच बीच में। हालांकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका पैटर्न क्या है, आपके सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप किसमें सहज महसूस करते हैं, तो वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। हालांकि मैं यहाँ पे देखूंगा, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, पहली बात मैं बता दूँ कि सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ। हालांकि जो आपको जो है जो एक ट्रिक होती है, ठीक है, जो एक वे होता है, तरीका होता है सॉल्व करने का, वो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैटर्न क्या है, पैटर्न को समझ लेते हैं। पहली बात तो पैटर्न को समझ लेंगे, पेपर है ही ये, इस प्रकार से पेपर आपको आना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयार हो जाना है। बाहर आपको मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं कि आपको बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। मेन चीजें हैं कि आपको सिलेबस से जो है अकॉर्डिंग के ही रहना है, आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना क्योंकि 2 दिन रह गया है। तो मेरी मानिएगा कि 3-3 घंटे का 2-2 सेट या 4-4 सेट जैसा भी आपको समय मिल पाता है आपके अपने अकॉर्डिंग तो सॉल्व कीजिए, ठीक है। घर में एक 3 घंटे का एक टाइम टेबल शेड्यूल सेट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा सहज महसूस करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप एक बार करके देखिएगा, ठीक है, तो वो चीज़ आपको जरूर बेनिफिशियरी होगी। तो ये देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि when two waves of almost equal frequencies v1 and v2 are produced in a medium simultaneously, the time interval between successive maxima is, मतलब जब किसी माध्यम में एक साथ लगभग 2 आवृत्तियां, ठीक है, एक कोई माध्यम मान लेते हैं, वो जल हो गया या फिर वायु हो गई, v1 और v2, ठीक है, आपको आवृत्तियां दी हुई है, v1 और v2 2 तरंगे उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि दो क्रमिक उच्चतम ध्वनियों के बीच का समांतराल क्या होगा। अब यहाँ पे समांतराल पूछा है, सेम टू सेम जो है फार्मूला के बेस पे आपको पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चंस यही रहने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो है तो देखिए मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं उत्तर के साथ में आपको बताऊंगा किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हालांकि तरीका आपको बताना है, ठीक है, तरीका आपको वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेनी, मुझको इतने समय में इतना सॉल्व करना है क्वेश्चंस। तो मेरा बताने का तरीका, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं पेपर सॉल्व कराऊँ, मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि आपको जो है पेपर से वो रूबरू कराऊँ कि किस प्रकार से जो पेपर जो है वो आते हैं, ठीक है, किस प्रकार के पेपर जो है प्रश्न पूछे गए हैं, तो उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है।
हालांकि देखिए किस प्रकार से ये टॉपर टास्क में जो है गूगल मैंने किया, तो उसी में ये क्वेश्चन जो है समझाने का तरीका इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो मेरा सिर्फ यही बताना उद्देश्य मैं बार बार कर रहा हूँ कि पैटर्न आपको समझना है। जब लगभग समान आवृत्तियों की दो तरंगे V1 V2 एक साथ बिंदु पर पहुंचे तो क्रमिक मैक्सिमा के बीच अंतराल क्या होगा। तो देखिए सेम टू सेम आंसर है, ठीक है। अब आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है कि जब लगभग, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, जबकि वहां पे आपको किस प्रकार सॉल्व करना है ये आपको बताना है, ठीक है। जब लगभग समान आवृत्तियां V1 V2, ठीक है, V1 और V2 एक साथ बिंदु पर पहुंचे तो धड़कन उत्पन्न, माफ कीजिएगा यहाँ पे हमने शायद हिंदी कर दिया है। तो देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए तरीका क्या है कि when two waves of almost equal frequencies V1 and V2 reaches as a point simultaneously beats are produced। बीट फ्रिक्वेंसीज यू बीट इक्वल टू हमने पढ़ा था कि जो एक V जो होगा वो इक्वल होगा V1 माइनस V2 के। द टाइम ट्रेवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि 1 बाई वी बीट इक्वल टू 1 अपान V1 माइनस V2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग 1 अपान V1 माइनस V2 जो है ऑप्शन जो है हमारा पहला जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आप अगर सॉल्व करेंगे डेफिनेटली आप पा जाएंगे, क्योंकि सिंपल जो है फॉर्मूले बेस्ड पर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगला देख लेते हैं। अगले में पूछा कि प्लांक नियतांक की विमा क्या है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया गया जो कि हर बार पूछा जाता है। तो पैटर्न समझना है। प्लांक कांस्टेंट हैज डायमेंशंस, यानी प्लांक नियतांक की विमा आपसे पूछी गई है। देखिए ठीक है, आपको समझ लेना है कि M1 L2 T-2 T-1 माफ कीजिएगा, ठीक है। प्लांक नियतांक का जो होता है, जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है। और इसका जो है F इक्वल टू क्यू, जो हमने पढ़ा था 12th में, F इक्वल टू क्यू, ठीक है, E प्लस V इंटू बी, ठीक है। ये हमने 12th में पढ़ा था, उसी के बेसिस पे हमने निकाला इसका नियतांक। तो क्या मिला कि M1 L2 T-1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार अगर सॉल्व करेंगे डेफिनेटली हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला हमारा जो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अ चार्जेस Q मूव्स वंस राउंड कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस R, ठीक है। एक चार्ज है जो कि Q है, मान लीजिए Q है, एक रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारा एक वृत्त हो गया, सर्कल हो गया। अब यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है Q, ठीक है। विथ चार्ज Q इज सेंटर द वर्क डन इज, मतलब कितना कार्य करना पड़ेगा। सिंपल सी फार्मूले बेस पे जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि Q आवेश के चारों ओर R त्रिज्या पर एक पूर्ण वृत्त में, मान लीजिए कि ये Q आवेश है, ठीक है, इसके सेंटर से दूरी R है। अब ये एक राउंड लगाने पर कितना कार्य करेगा, सिंपल फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वही आपको बताना है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है कि द वर्क डन, देखिए जो शब्द है उसको चेंज कर दिया गया है, लेकिन जो पूछने का तरीका है सेम टू सेम है कि द वर्क डन इज केयरिंग अ चार्ज Q वंस राउंड इन अ सर्कल रेडियस R विथ अ चार्ज Q एट अ सेंटर इज, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन दिया गया है, हालांकि देखिए इसमें वीडियो के माध्यम से समझाया गया है कि इस प्रकार से V इज द सेम, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर से दूरी जो है वो कितनी है, वो R है, ठीक है। V इज द क्या है, V इज द सेम दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हमें एक राउंड लगाने पे क्या होगा। अब ये चीजें आपको देख लेना है कि वीडियो के माध्यम से यहाँ पे डाउट नट पे समझाया भी गया है, ठीक है। डाउट नट से समझ भी सकते हैं, और अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका भी यहाँ पे दिया गया है कि Q स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, जो आवेश दिया गया है उसका हम गुणा कर देंगे अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, इक्वल टू Q इंटू कैपिटल Q जो कि दिया गया है चार्जेस 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर R। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो Q इंटू कैपिटल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें क्या दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग भी है। आप तीसरा जो ऑप्शन वो सही हो जाएगा, ठीक है। कितने इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये चीजें पकड़नी है। तो आपको बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना है, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। मैथ में देख लिया हमने, फिजिक्स में किस प्रकार से जो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, पूरा का पूरा फॉर्मूले बेस्ड पर ये क्वेश्चन था। अगला हम देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। अगला हम देख लेते हैं कि ये भी जो है फॉर्मूले बेस्ड पर जो कोई हमने प्रीवियस अभी सॉल्व किया था 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो उसी बेसिस पे जो है हमने फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसी से जो है 12th का जो पहला चैप्टर है उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। एक सुचालक गोला
एक सुचालक गोला एक समान आवेशित है। एक सुचालक गोला मान लीजिए एक समान जो है वो आवेशित है, यानी प्लस और माइनस जो है चार्जेस वो इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं और केंद्र से r दूरी पर है। ठीक है, केंद्र से जो चार्जेस है वो r दूरी पर है। तो वैद्युत क्षेत्र समानुपाती किसके होगा? तो वैद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होगा? तो हमने ये चीजें पढ़ी भी थी, वैद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती। ठीक है, तो हमने कूलाम्ब नियम में पढ़ा भी था, कूलाम्ब नियम में 1/r² पर, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज। ठीक है, तो इसको आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is generated both inside the both metal of outer plates and which are equal in magnitude but opposite, making the net resultant field ER in the metal to be zero. Hence the derived dielectric constant K of the metals is E by ER is equal to E by 0 which is infinite. ठीक है, infinity. This is why the dielectric constant is infinity. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक होता है। इसमें समझाने की कोशिश की गई है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है और जनरेटेड करता है इनसाइड, ठीक है, बोथ साइड मतलब आउटसाइड भी इनसाइड भी एक प्लेट्स। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट्स हो गई, एक प्लेट्स है। अब इसका जो क्षेत्र है E मान लिया गया है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E मान लिया गया है और इनसाइड और आउटसाइड जो है, इनसाइड और आउटसाइड जो है मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। ठीक है, आउटसाइड जो है इक्वल है। अब यहाँ पे बताया गया है कि फार्मूले के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो E बाई ई आर इक्वल टू E बाई 0 हो जाएगा विच इज इनफाइनाइट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इनफाइनाइट है, दैट्स वाई हमारा आंसर जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट होगा। तो ऑप्शन डी हमारा देख लेते हैं, ऑप्शन डी हमारा इनफाइनाइट जो है वो सही होगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अ वायर ऑफ 20 ohm is bent to a form of complete circle. The resistance between 2 points trapped at 1/4 of circumference is, मतलब 20 ओम के तार को, मान लीजिए एक तार है जो कि 20 ओम का है, उसको एक पूर्ण वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। ठीक है, इस प्रकार से जो है मोड़ा गया है। अब तार को परिधि क्या होता है कि जो ये मान लीजिए गोला हो गया, तो ये जो है इसका परिधि चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ चौथाई जो है उसकी परिधि होती है। तो तार की परिधि के 1/4 1/4 भाग पर अलग करने पर दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है। सिंपल सी बात समझनी है। यहाँ पे ये 20 ओम का एक तार है, पूर्ण वृत्त के रूप में ये मोड़ा गया है। अब तार की परिधि को बता रहे हैं कि ये जो तार की परिधि है 1/4 भाग को यहाँ पे अलग करने पर दो बिंदुओं के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने अलग कर दिया, तो यहाँ बता रहे हैं दो बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध को आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन हमने पूछा था, ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, बहुत जो कि आपको सॉल्व करने का तरीका आपको लेना है। ठीक है, मैंने 2-3 जगह से देखा तो क्वेश्चन मुझे सबसे सरल लगा इसमें। तो इसमें क्या किया गया है कि सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि इफ़ यू हैव जॉइंड 2 ends, मान लीजिए आपने किसी 2 ends को जो है वो ज्वाइन किया ऑफ अ सर्कल्स, देन अ डायमीटर्स यू विल फाइंड 2 रेजिस्टेंस each of 10 ohm connected in a parallel, so total resistance will be। वहां पे बताने की कोशिश की गई है कि आपने किसी भी 2 एंड्स को जब ज्वाइन करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो मान लीजिए टोटल जो है वो 20 ओम का है, तो अब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 एंड्स में डिवाइड हो जाएगा 10 ओम और 10 ओम का, यानी 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, वही ठीक है, रेजिस्टेंस जो है बराबर हो जाएगा। तो 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर 1/10 प्लस 1/10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 2/10 हो जाएगा इक्वल टू 1/5 हो जाएगा इक्वल टू r, तो 1/r, ठीक है, माफ कीजिएगा 1/r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ओम, ठीक है, r इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। तो समझ आ गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसी हिसाब से। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन जो है बी होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, 7वां प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि 7वां नंबर पूछा गया है कि हाउ मेनी कूलम्स of charge must pass through acidulated water to liberate 22.4 liters of H2 at NTP। मतलब कि अम्लीकृत जल से कितने कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, एक अम्लीकृत जल है उसमें से कितने कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए कि NTP पर 22.4 लीटर
H2 यानी हाइड्रोजन अवमुक्त हो जाए। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन जो है अपलोड की भी किया गया है कि हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक मस्ट पास थ्रू एक्यूटिलेटेड, ठीक है, माफ कीजिएगा, एक्यूटिलेटेड वाटर, इसमें क्या पूछा गया है कि एक्यूटिलेटेड वाटर टू लिबरेट 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी। तो जो इसका आंसर है वो 19,300 है। ठीक है, 19,300 है। हालांकि वीडियो एक्सप्लेनेशन अगर देखना चाहे तो वीडियो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप लोग चला के यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से इसको ये चीज़ें आई हैं। और अगर आप लोग सोल्यूशन इसका देखना चाहे तो सोल्यूशन इसका ये दिया गया है इसके सामने कि वी नो दैट 22,400 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नाउ वी नो 2H, अगर दो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन से अगर हम अभिक्रिया करेंगे तो H2 करेगा। ठीक है, अब हेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ H2 द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट 96,500 coulombs. Hence the charge of electricity is required 96,500 into 2 equal to 1,19,000, ठीक है, coulombs। आंसर इक्वल टू बी, जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने पता है कि अगर हमें ये चीज़ें पता है, हालांकि ये चीज़ें आप लोग पढ़े नहीं होंगे 12th में, मुझे भी पता है कि 22,400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हाइड्रोजन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल हाइड्रोजन के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ें हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम 2 हाइड्रोजन प्लस को अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर 2 प्लस बना लेगा, 2 प्लस आयन बना लेगा। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ मानी 1 मोल जो है हमें अगर प्रोडक्शन करना है तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो हमने 90,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी था, तो मैं एडवाइस करूंगा अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग हटा दी गई है तो आपको 150 पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आना है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखिए क्वेरा पे भी इसका जो है आंसर जो है अपलोड कर दिया गया है कि 64 वोट इसका आंसर भी होगा। देखिए आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हीट के जो है, अगर हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर में क्या अंतर होता है, तो डेफिनेटली हम जानते भी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो डेफिनेटली हीट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अफेक्ट करता है। तो अगर हीट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं, अगर हीट घटेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का मान घटेगा। तो अगर इसको इफेक्ट ना करे तो इसका जो है अगर देखा जाए एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसका एग्जैक्ट आंसर पा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बताया गया है कि 64 वॉट इफ यू आर इग्नोर दैट द वर्किंग रेजिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय हीट एंड द लैंप विल बी रनिंग कूलर ऑन इट्स रिड्यूस सप्लाई इनिशियली I इक्वल टू 1 P बाई V, हमने पढ़ा भी था। ठीक है, I इक्वल टू P बाई V, तो 100/200 इक्वल टू 0.5 एम्पियर रेजिस्टेंस। ठीक है, V अपॉन I इक्वल टू 200/0.5 इक्वल टू 4 ओम, 400 ओम्स। एज्यूम दैट 400 ओम्स इज फिक्स्ड, जो है 400 ओम जो है वो फिक्स्ड है। दैट्स व्हाई P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, हमने पढ़ा भी था, ये फॉर्मूला है। तो 160 स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल टू 64 ओम्स हो जाएगा। तो इनिशियली यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, समझने का प्रयास करना है। अगर हम ये एज्यूम करें कि हीट से इलेक्ट्रिसिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, हीट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो चेंजेस नहीं होने वाला है, तो हम यहाँ पे I इक्वल टू P बाई V से हम यहाँ पे फार्मूला इसको निकाल सकते हैं कि 100/200 इक्वल टू 0.5 एम्पियर होगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देख लेते हैं थोड़ा सा, हम आपको दूसरे माध्यम से समझाते हैं। देखिए इसमें समझाने की प्रैक्टिस की गई है कि डियर फर्स्ट वी फाइंड द करंट P इक्वल टू IV। ठीक है, हमने पढ़ा था P इक्वल टू IV। अब हम ये भी जानते हैं एंड देन क्या होगा, I इक्वल टू P बाई V होगा। एंड देन वी फाइंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द फार्मूला P इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, P इक्वल टू I स्क्वायर R एंड देन R इक्वल टू P बाई I स्क्वायर। ठीक है, P बाई I स्क्वायर एंड देन फाइनली वी यूज द पावर डिस्प्लेशन इन सीरीज फार्मूला विच इज P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R एंड वी फाइंड द आंसर विच इज 64 इजली। ठीक है, वही सेम टू सेम फार्मूला फॉर्माया गया है। इसमें हम पहले जानते हैं कि हम जानते हैं कि P इक्वल टू IV होता है, तो I इक्वल टू का मान हो जाएगा P बाई V। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि P इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन I स्क्वायर। ठीक है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई R स्क्वायर, P बाई
आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूले पे हम जब रख देंगे तो 64 जो हमारा पी इक्वल टू वी स्क्वायर पान आर से 64 जो हमारा इजिली जो है आंसर निकल जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कई प्रकार के जो है क्वेश्चन जो है समझाने की कोशिश की गई है। इफ यू एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द पावर देन द पावर कंज्यूम्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वोल्टेज इन दिस सीरीज, इन दिस केस इट वुड बी 256। हालांकि देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग अपने तरीके से ये लोग समझाए हैं, उसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे जो है फार्मूले पे जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है। हालांकि देखिए इसका एग्जैक्ट जो है आंसर तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस प्रकार से सॉल्व किया गया है कि द थर्मो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज E इक्वल टू E volts ऑफ सर्टेन थर्मोकपल्स इज फाउंड टू वेरी विद टेम्परेचर डिफरेंस Q इन बिटवीन टू जंक्शन अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है शब्दों का खेल है, ठीक है। यहाँ पे शब्द चेंज कर दिए गए हैं। वहाँ पे हमने देखा था, हमने अभी तक क्या देखा था, हमने देखा था क्या कि E इक्वल टू 40 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर पान 10 दे दिया गया था, जबकि हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा है कि E इक्वल टू क्या दे दिया गया है, E इक्वल टू 30 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर पान 10। तो सेम टू सेम वहाँ पे शब्दों का जो है हेर फेर कर दिया गया, बाकी जो है सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन वही है। तो आप लोग यह सॉल्व किस प्रकार से करेंगे कि एज न्यूट्रल टेम्परेचर पर हम अगर हम इसको निकालेंगे तो DE अपान DT H नीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो 30 माइनस 20 नीटा अपान 15 इक्वल टू 0, तो थीटा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 225 जो है डिग्री सेल्सियस जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें सॉल्व कर ली हैं यहाँ पे, जो कि अब इसके अकॉर्डिंग हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो सेम क्वेश्चन जो है वो नेट पे अपलोड किया गया है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन P, ठीक है, P रोज एंड E। अब यहाँ पे ऑप्शन भी जो है सेम दिया गया है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन सॉल्व करें तो हम क्या पाते हैं, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। देखिए कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल टाउ इक्वल टू P इंटू E हम जानते हैं, जो कि हमने पढ़ा था PE साइन थीटा, ठीक है। क्लास 12 में हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई है। टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी मैक्सिमम और थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना है कि टार्क विल बी मैक्सिमम, टार्क मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा का मान मैक्सिमम होगा, और थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो 90 डिग्री पर जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू PE यानी PE साइन थीटा पर ये क्वेश्चन जो है बेस्ड था। तो टार्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान मैक्सिमम होगा, दैट्स व्हाई थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन जो हमारा बी है, दूसरा नंबर हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं जो सेम क्वेश्चन है, जो कि सेम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन जो पूछा गया है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ कैपेसिटर इन अ AC सर्किट इज देन, इसका मान पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे टॉपर्स का जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका आंसर डायरेक्टली पाना तो इन a capacitors as the circuits the voltage lags behind the current is phased by pi/2 रेडियन, ठीक है। pi/2 रेडियन हमारा जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। इसमें क्या समझना है आपको कि इन ए कैपेसिटिव्स एज अ सर्किट द वोल्टेज लैग्स, मतलब जो वोल्टेज किसके बीच में लाई करेगा, बिटवीन करेगा, तो बिहाइंड द करंट इज अ फेज बाय pi/2 के, ठीक है, pi/2 के बीच में लाई करेगा। जो कि आप लोग इसका जब टॉपर्स का वीडियो देखेंगे, ठीक है, आपको उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको पैटर्न समझाना, उसके अकॉर्डिंग देख ले, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है कि इसी प्रकार से 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा है। इसमें क्या पूछा गया है कि टू वेव्स हैविंग इंटेंसिटाइज 25 and 4 units produce interference. The ratio of maximum and the maximum intensities is, मतलब कि 25 और 4 इकाई तीव्रता वाले दो तरंगे व्यतिकरण। तो इसको इंटेंसिटाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया पहली बार में, ठीक है। इसका मतलब होता है व्यतिकरण, जो कि आपने पढ़ा होगा। तो 25 और
4 इकाई तीव्रता वाले 2 तरंग व्यतिकरण उत्पन्न करती है। तो न्यूनतम एवं अधिकतम तीव्रताओं का आपको अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 2 वेव्स हैव इंटेंसिटी रेशियो 25/4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। जबकि आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम देखना है, तो उसके बीच में रेशियो हमने देखा था कि 2 वेव्स हैव इंटेंसिटी रेशियो 25/4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इसमें हमने देखा कि I रेशियो I2, I1 रेशियो I2 का अगर हमें निकालना है तो हमें दिया गया है 25/4, ठीक है। I1 और I2 का मान की जगह हमें 25/4 दिया गया है। तो हम इसका फार्मूला एक होता है I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इक्वल टू होता है √I1 प्लस √I2 अपान √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो √I1 अगर हम करेंगे तो ठीक है, उसमें 25 का हमने अगर हम कर दें आधा तो 5 हो जाएगा, तो ये जो है रूट हट जाएगा। तो 5 + 2, ठीक है, 4 का 2 हो जाएगा। तो 5 + 2 का 5 + 2 बटा 5 - 2 का होल स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो 5 दूना 5 2 7 हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा, और 5 में से 3 2 गए, 3 हो जाएगा, 3 3 9, तो 49/9 जिसका रेशियो हो जाएगा I मैक्सिमम और I मिनिमम का, ठीक है। फार्मूले के बेसिस पे हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमने क्या देखा, 49/9 इसका आंसर जो पहला हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से 21 नंबर देख लेते हैं हमारा। 21 नंबर हमारा क्या है कि एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब mu equal to 1.5 is a 5 centimeter deep when viewed from one face and 2 centimeter deep when viewed from the other face. The slab's thickness is, मतलब आपको इसकी जो है पट्टिका की मोटाई पूछी गई है कि कांच पट्टिका जो है कांच की पट्टी है जिसके म्यू का मान दिया गया है 1.5 में हवा का एक बुलबुला एक ओर से देखने पर 5 सेंटीमीटर की गहराई और दूसरी तरफ से देखने पर 2 सेंटीमीटर की गहराई दिखाई पड़ता है। तो कांच की पट्टिका की मोटाई आपको बताना है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे म्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है। क्या बताया गया कि एक कांच की पट्टी है जिसका म्यू का मान 1.5 है, ठीक है। अब पूछा गया है कि एक तरफ हवा का एक बुलबुला है, उसकी तरफ से देखने पर हवा का आपका म्यू का मान पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, 5 सेंटीमीटर दिखाई देती है और दूसरी तरफ से देखने पर 2 सेंटीमीटर दिखाई देती है। तो कांच पट्टिका की मोटाई पूछी गई है, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है, आपको पहली बात तो म्यू का मान दिया गया है कांच की, और दूसरी बात कि हवा का एक बुलबुला है जिसकी तरफ से देखने पर 5 सेंटीमीटर मोटाई। तो ये हमारा की पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है कि अ बबल इन अ ग्लास, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसका जो आंसर आपने पढ़ा था, ठीक है, उसको देख लेते हैं। सॉल्व किस प्रकार से करेंगे कि जो दिए गए जो विकल्प हैं जिसके माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो टू द गिवन इन्फॉर्मेशन जो भी दिया गया है, आई यूज दिस फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, आपको पता होगा जब आपने 12th में पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है कि रियल डेप्थ यानी जो वास्तविक गहराई है बटा अपेरेंट डेप्थ केस, मतलब कि जो हमें आभासी गहराई है उसका अनुपात ही हमें निकालना है यहाँ पे। तो केस फर्स्ट में हम देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर जो गैस जो है वायु के बुलबुले की तरफ देखने पर लग रहा है और दूसरी ओर से हमें देखने पर 2 सेंटीमीटर मोटाई लग रही है। तो हमें ग्लास की जो है मोटाई ज्ञात करनी है। तो हमें सिंपल सा केस बना लेता है। केस फर्स्ट हम देख लेंगे कि x/5, ठीक है, x/5 जो कि हमें रियल डेप्थ पता चली है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 1/5 के होगा, क्योंकि जो इसका म्यू का मान दिया गया है, जो कांच के म्यू का मान दिया गया 1.5 के बराबर होगा। अब इन केस सेकंड यानी दूसरे केस में क्या होगा कि 2 सेंटीमीटर दूसरी तरफ दिखाई दे रही, लेकिन म्यू का मान क्या है उतना ही बराबर है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 5 दूना 10 पॉइंट 10.5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वीडियो भी पड़ा है, वीडियो भी आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर समझ नहीं आया हो डेफिनेटली आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या अपनाया, सिंपल सी बात है कि हमें ये चीजें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ केस। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस हम बना लेंगे। तो फर्स्ट केस में x/5 इक्वल टू 1.5 और सेकंड केस में जो है x/2 इक्वल टू 1.5 जो इसका केस बना लेंगे। तो केस दोनों को बनाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको जो है मर्ज कर देंगे, जिसके बाद 5 दूना 10 यहाँ पे 10.5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 पहला हमारा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा है ये है आई थिंक ये देखिए बायो का दिया गया है। तो बायो का हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कराने वाले हैं। सॉल्व क्यों नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो डेफिनेटली बायो का भी सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो बायो का भी हम जरूर सॉल्व करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग देखिए कि अ कार ट्रेवलिंग इज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ब्रॉट
टू रेस्ट इन 20 सेकेंड बाई अपाइलिंग ब्रेक्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दी टाइम। तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड, जबकि फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार नहीं दी गई है, तो उसको जो है 0 मीटर पर सेकंड मानेंगे सिंस स्टार्ट फ्रॉम दी रेस्ट। एंड टाइम टेकन बाय द कार इज 20 सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सोल्यूशन अगर हम जानेंगे तो आपको जो है हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, मतलब कि गति के पहले नियम से हम जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जबकि अकॉर्डिंग टू अगर सेकेंड रूल्स ऑफ द मोशंस अगर हम देखें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर हो वो आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, जो कि मैंने बता दिया है कि गति के दूसरे नियम पर एक्सेलरेशन को यहाँ पे हम रख के निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि टू बॉडीज, ठीक है 29 नंबर पूछा गया है कि टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटीज सच दैट द हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, एट व्हाट एंगल दिस माइट हैव बीन प्रोजेक्टेड। मतलब कि दो पिंड इस तरफ फेंके जाते हैं कि उनके क्षैतिज परास बराबर हैं, उनके की पॉइंट हमारा कि क्षैतिज परास, ठीक है, तो बराबर यदि उनके प्रक्षेपण वेग बराबर हैं तो उनके संभावित प्रक्षेपण कोण आपको ज्ञात करना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको कि अ बॉडी ऑफ मास, हमने देखा कि जो एक मास की बॉडी है, ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इक्वल टू 2 kg दिया गया है, मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 4 मीटर पर सेकेंड, इसका जो कि हमने देखा था कि 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से जो है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेस पर जो है वेलोसिटी उसकी चल रही है। इसके बाद कम टू रेस्ट आफ्टर, यहाँ पे 2 सेकंड दिया गया है, आपको इसको 20 कर लेना है, ठीक है, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें आपने अपने क्वेश्चन में जो है वो 20 दिया गया है। सेकेंड, इफ वन वांट्स to keep this body moving on the same surface with the velocity of the force required is, ठीक है, तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि उस बॉडी को उसी वेग से घुमाना चाहते हैं तो हमें क्या कितनी वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे पूछी गई है, माफ कीजिएगा, हमें कितना फोर्स चाहिए, ठीक है, उसी वेलोसिटी से हमारे घुमाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो F इक्वल टू, ठीक है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम टू सेम 2 इंटू यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 20 कर देंगे, क्योंकि 20 है तो T मतलब T इंटू 4/2 मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कम रेस्ट, मतलब T बाई M, ठीक है। तो वो चीज़ अगर हम इसका जो है अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 दूना 80 बटा 2 हो जाएगा, तो बराबर 40 न्यूटन इसके बर लगाने की कोशिश करेगी। अगर हमें इसको लगातार इसकी किसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मूव कराते रहना है तो हमें 40 न्यूटन के बराबर बल चाहिए। एक बार थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि शब्दों को जो है हेर फेर हो गया है। एक बार समझ लेते हैं कि एक जो है मास वेलोसिटी जिसकी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है 2 kg है, और वो एक हॉरिजॉन्टली जो है सरफेस पर जो है वो मूव कर रही है कितने मीटर पर सेकंड से, तो 4 मीटर पर सेकंड के इसकी रफ्तार है, ठीक है। तो हमें क्या दे दिया गया है, इसकी रफ्तार दे दी गई है, और बताता है कि वो कम्स टू रेस्ट, मतलब कब वो जो है अपने विरामावस्था में आती है 2 सेकंड, जबकि हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 20 सेकंड कर लेंगे, तो 20 सेकंड के बाद वो अपने विरामावस्था में आ जाती है। तो हमें क्या समझना है कि हमें समझना है कि जो बॉडी ऑफ मास है 2 kg है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली सरफेस पे जो मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो v बाई m हो जाएगा, ठीक है, इनटू t, जो कि f बराबर होता है। तो हम t का मान रख देंगे 20 गुणे v का मान जो है वो है 4 है बटा 2 कर देंगे, ठीक है, मास जो है हमारा 2 है, तो 20 चौके 80 हो जाएगा, 80 बटा 2 हो जाएगा, तो 40 न्यूटन हमें फोर्स चाहिए इसको घुमाने के लिए। सिंपल सी बात थी जो कि आपको समझ में आ गई हो। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो कि इसमें थोड़ा सा शब्द जो है बदल दिया गया है, यहाँ पे 2/3 की जगह 6/7 कर देंगे। एट व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन एज अ मंकी शुड स्लाइड अ रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2/3 ऑफ इट्स वेट, ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि अब हम समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि द लेट बी द एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी द अपरेंट वेट mg माइनस ma इक्वल टू 2mg/3, तो और ma इक्वल टू mg 1/, ठीक है, आपको पता होगा कि 6mg/3 हो जाएगा, ठीक, 6mg/3। तो फॉर्मूले बेस पे हमें पता है कि mg माइनस ma जो बराबर होता है वो अपरेंट वेट के बराबर होता है, ठीक है, ये चीज आपको बेसिकली आपको याद रखनी है कि mg माइनस ma हो जाएगा।
तो अब हमें क्या पढ़ना है कि 6 mg/3 जो इसके बराबर हो जाएगा। अब ma बराबर एक्सेलरेशन हमें याद करना है, माफ कीजिएगा। तो इसमें हमने प्रश्न क्या पूछा गया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि व्हाट इज द वेट इट्स वेट हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2/3 ऑफ इट्स वेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्ञात क्या करना था, तो ए का मान ज्ञात करना था। ठीक है, एक्सेलरेशन का मान ज्ञात करना था, तो mg माइनस ma। ठीक है, अपरेंट वेट को अगर हम ज्ञात करना है तो ये चीज़ हमें फार्मूले में हमने पढ़ी थी। अब ma बराबर क्या हो जाएगा, ma बराबर क्या हो जाएगा, mg 1 माइनस, जहाँ पे 2/3 है, 1 माइनस 6/7 हो जाएगा। तो 7 × 9 7, 7 × 42 बटा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 7 × 42 यानी g/, यहाँ पे g/3 है तो यहाँ पे g/6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें ग्रेविटेशन निकाल देंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर किसके हो जाएगा, g/6 के, जो कि हमारा देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि g/6 जो कि हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि देखिए ये जो है g/6 हो गया, या इस प्रकार से क्वेश्चन जो आ गए हैं कि न्यूटन वाला तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, ये लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे गए। किस प्रकार के, ये वाला रस्सी वाला। ठीक है, तो ये पैटर्न से थोड़ा मुझे बाहर लगा, बाकी तो मुझे सब सेम ही लगा। ठीक है, उस प्रकार से अकाउंटिंग देख लेते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अ रॉड ऑफ अ मास m एंड लेंथ l इज लाइंग ऑन द टेबल हॉरिजॉन्टली इन अ मेकिंग इट्स टू स्टैंड ऑन अ टेबल द वर्क डन इज। मतलब कि साफ साफ बताया गया है, यहाँ बताया क्या गया है कि एक m द्रव्यमान और l लंबाई की क्षण एक मेज पर क्षैतिज पड़ा है। ठीक, इस प्रकार से क्षैतिज पड़ा है, जिसकी लंबाई l है और द्रव्यमान क्या है, m है। मेज पर इसे खड़ा करने में कृत कार्य क्या होगा। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, देख लेते हैं। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ रॉड इज एट इट इज अ मिड पॉइंट व्हेन द रॉड इज इट द हॉरिजॉन्टल पोजीशंस इट पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ रॉड, मतलब कि जो मास का जो सेंटर है इज इट्स अ मिड पॉइंट। ठीक है, उस पे कहाँ पे होगा उसका मास, उसके मिड पॉइंट पे होगा, सेंटर के मिड पॉइंट पे होगा, जो रॉड के मिड पॉइंट पे होगा उसका मास। दूसरी बात कि व्हेन द रॉड इज अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टेज पे जब वो है तो इट्स पोटेंशियल इज एनर्जी इज 0। ठीक है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। व्हेन द रॉड इज अ वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब इस प्रकार से है, तो एग्जांपल stand on one of its ends of the center mass is at the point of height equal to 1/2। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया कि स्टैंड ऑन वन ऑफ द इट्स एंड द सेंटर ऑफ मास इज एट द पॉइंट ऑफ h इक्वल टू 1/2। वर्क डन बराबर क्या होता है, mgh इक्वल टू mgh, हमें मान पता चल गया है 1/2 हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम जिसको बीच से रॉड की हॉरिजॉन्टली उठा करके इस प्रकार से हम खड़ा कर देते हैं, तो h का मान जो हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। mgh इक्वल टू h का मान 1/2 हो गया है, तो वर्क डन हमें पता चल जाएगा mg 1/2। ठीक है, mg/2 वैसे या फिर कर सकते हैं कि mg/2 वर्क डन होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक रॉड है, इस तरह से मेज पर रखी गई है, इसको आपको मेज पर उठाकर इस प्रकार से रखना है। इसमें जो कार्य किया गया है यानी वर्क डन है वो आपको बताना है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है mgl मास ग्रेविटी और लेंथ बटा 2 कर देंगे, तो इतना वर्क डन हमें बराबर इसके वर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो हमारा सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न हमारा है इसी प्रकार से। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक बर्तन में द्रव भरा है। ठीक, मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें द्रव भरा है। यदि आसंजक बल द्रव के ससंजक बल से बहुत कमजोर हो, ठीक है, इफ क्या दिया गया है, adhesive force is a very weak compared to the cohesive force for the liquid। ठीक है, तो ठोस पारा द्रव के तल का आकार क्या होगा। आपको तल का आकार बताना है कि मान लीजिए एक क्या है, एक बर्तन है, द्रव से भरा है। यदि आसंजक बल और ससंजक बल आपको पता होना चाहिए, इससे संबंधित अगर आप नहीं पता है तो आप डेफिनेटली ये चीजें नहीं कर सकते हैं। आसंजक बल क्या होता है कि जब दो समान परमाणुओं के बीच में लगता है। ससंजक बल क्या होता है कि जब दो अलग अलग थिंग्स होते हैं, दो अलग अलग मासेस के जो चीजें होती हैं उनके बीच में जो बल लगता है उन्हें क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं।
ससंजक बल मान लीजिए, देखिए जैसे एक लोटा हमने पानी ले लिया, ठीक है, लोटे पानी में हो गया, तो पानी के बीच में, पानी का जो पार्टिकल है इसके बीच में जो बल लगेगा उसे हम ससंजक बल कहेंगे। अब मान लीजिए इसमें पानी हो गया, इसमें हमने तेल भी भर दिया, तो पानी और तेल के बीच में जो बल लगेगा उसे हम आसंजक बल कहेंगे, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, आसंजक बल कहेंगे। तो पूछा गया है कि आसंजक बल आसंजक बल क्या है, द्रव के ससंजक बल से बहुत कमजोर है, ठीक है। आसंजक बल द्रव के ससंजक बल से बहुत कमजोर है, ठीक है। आसंजक बल कमजोर है, ससंजक बल क्या है, ज्यादा है। तो पूछा क्या है कि ठोस के पास द्रव के तल का आकार क्या होगा। अब द्रव के तल आकार क्या होगा, यानी आपको बता दिया गया है कि एक मान लीजिए एक बाल्टी है जिसमें कुछ तरल पदार्थ जो है ठोस भरा गया है। अब इसमें बताया गया है कि आसंजक बल जो है ससंजक बल से बहुत कमजोर है, यानी ससंजक बल इसमें बहुत ज्यादा है, ससंजक बल बहुत ज़्यादा है, और आसंजक बल क्या है, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है आसंजक बल। तो इसका जो है आकार आपको पूछा गया है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला है, एक छोड़ दे रहे हैं, और दूसरा है कि एल भुजा वाले वर्गाकार तार के दाएं को टी पृष्ठ तनाव वाले द्रव में डुबोया गया है, यानी स्क्वायर वायर फ्रेम ऑफ अ स्लाइड एल इज डीप्ड इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन टी। देन यदि फ्रेम को बाहर निकालने पर एक द्रव की झिल्ली बनती हो तो ढांचे पर लगने वाला बल होगा, ठीक है। इफ ऑन टेकिंग द फ्रेम आउट ऑफ द लिक्विड द मेम्ब्रेन इट फोर्स ऑफ, माफ कीजिएगा, यहां पे पूछा गया कि इफ ऑन टेकिंग द फ्रेम आउट ऑफ द लिक्विड अ मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड द फोर्स ऑन द फ्रेम इज, मतलब कि यदि फ्रेम को बाहर निकालने पर एक द्रव की झिल्ली बनती हो तो ढांचे पर लगने वाला बल, ठीक है। सिंपल सी यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। 2-3 तो आप करेंगे ही। 1500 न्यूटन पर मीटर और 3000 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग नियतांक वाले दो कंपनियों, ठीक है, दो कमानियों को बराबर बल से खींचा जाता है, तो कमानियों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इसको हम क्या कर देंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट 15,000 N/m and 3000 M/N/m आर स्टैच विद द सेम फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी। आपको पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है कि 1/2 होगा या फिर 2/1 होगा, इन दोनों में से एक होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इस प्रकार से 39 नंबर हमने देख लिया है। 40 नंबर हम इस प्रकार से देख लेते हैं। 40 नंबर हमारा क्या पूछा गया है कि तली में 0.1 मिलीमीटर व्यास के वृत्तीय छेद वाले एक बर्तन में पानी भरा जा रहा है और जल का पृष्ठ तनाव जो है वो 75 डाइन पर सेंटीमीटर, जी का मान दिया गया 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी एक भी बार नहीं पूछे गए हैं क्योंकि ये टफ लेवल है, तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, आपको इसको छोड़ देना है। जो आपको फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री चालू हो जाएगा, तो केमिस्ट्री को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो नॉर्मल न्यूमेरिकल होते हैं, जो बहुत ही जैसे डायमेंशन फार्मूला हो गया, विमा वाला सूत्र हो गया, तो इससे जरूर आएंगे। इसके बाद जो है यह बराबर एम में हो गया, ठीक है, या फिर न्यूटन के कुछ नियम हो गए, या फिर गति विषयक नियम हो गए जैसे हमने पढ़ा भी था, तो उनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, आपको मानसिक तनाव है या फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ से टैकल करना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें मुझे लगा ये रियलाइज हुआ कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है अभी तक पूछ नहीं गए। तो आपको जो सिलेबस जो इजी लगा वही पैटर्न आप मान के चलिए कि इसी प्रकार के जो है पैटर्न जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। जो मैंने बता दिया कि न्यूटन से संबंधित हो गया, वीमा से संबंधित हो गया, इस प्रकार के प्रश्न है, इस प्रकार के जो है प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।